आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसे हम सबने सुना है, शायद इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन शायद ठीक से समझा नहीं है। हाँ बिल्कुल। और वो शब्द है नर्वस ब्रेकडाउन। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस स्थिति के हर पहलू पर रोशनी डालती है। मतलब ये असल में है क्या, इसके चेतावनी संकेत क्या हैं, हाँ, और सबसे जरूरी हम उस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने से खुद को कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, और एक मजबूत मानसिक नींव कैसे बना सकते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस जानकारी को परत दर परत खोलकर समझें। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही हैरान करने वाली बात से। अच्छा। ये जो शब्द है नर्वस ब्रेकडाउन, ये कोई आधिकारिक मेडिकल या क्लिनिकल शब्द ही नहीं है। ये सुनकर मुझे काफी आश्चर्य हुआ। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, ये डॉक्टरों की किताब में लिखी कोई बीमारी नहीं है। ये एक आम बोलचाल का शब्द है। अच्छा। ये उस स्थिति को बताता है जब कोई व्यक्ति इतने ज्यादा मानसिक या भावनात्मक तनाव में होता है कि वो अपने रोजमर्रा के कामकाज भी ठीक से नहीं कर पाता। तो मतलब एक ब्रेकिंग पॉइंट जैसा। बिल्कुल। यूं समझिए कि आपका दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस इंजन है और आप उसे लगातार रेड लाइन पर चला रहे हैं। नर्वस ब्रेकडाउन वो पल है जब वो इंजन एक तरह से सीज हो जाता है। मतलब ये अपने आप पे कोई बीमारी नहीं, बल्कि शायद किसी दूसरी अंदरूनी समस्या का एक बहुत गंभीर लक्षण है, जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी। बिल्कुल, ये एक लाल झंडी है, एक बहुत बड़ी लाल झंडी जो बता रही है कि अंदर कुछ गंभीर चल रहा है। अक्सर ये लंबे समय से चले आ रहे बर्नआउट, डिप्रेशन या किसी गहरे सदमे का नतीजा होता है। इंजन एक दिन में सीज नहीं होता, वो पहले कई संकेत देता है। बिल्कुल सही। तो अगर हमारा दिमाग एक इंजन की तरह है जो गर्म हो रहा है, तो डैशबोर्ड पर वो कौन सी चेतावनी बत्तियां हैं जो जलने लगती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और जानकारी में इन संकेतों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक। और ये तीनों जुड़े हुए होंगे आपस में बहुत गहराई से। अक्सर तो शुरुआत शारीरिक संकेतों से होती है, क्योंकि शरीर दिमाग से पहले बोलना शुरू कर देता है। अच्छा, जैसे? शारीरिक संकेतों में सबसे पहले नींद का जिक्र आता है ना। हाँ। कि या तो बहुत ज्यादा सोना या फिर बिल्कुल नींद ना आना। दोनों ही हो सकते हैं। और साथ ही शरीर में बिना किसी वजह के दर्द या कंपकंपी होना। ये तो इतने आम संकेत लगते हैं। यही तो मुश्किल है। ये आम लगते हैं, लेकिन जब ये लगातार होने लगे तो ये एक पैटर्न बन जाता है। पेट की समस्याएं, जैसे लगातार अपच रहना या भूख का एकदम से बदलना, ये सब तनाव के शारीरिक रूप हैं। आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में फंस गया है। फाइट और फ्लाइट? हाँ, और वो पाचन जैसी चीजों को बंद कर रहा है। यहाँ तक कि सांस लेने में तकलीफ या दिल की धड़कन का तेज होना भी इसी का संकेत है। ये सब आपके शरीर का मदद के लिए चिल्लाना है। तो ये तो हुए वो संकेत जो शरीर बाहर से दिखाता है, लेकिन इस तूफान के केंद्र में, मेरा मतलब है दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, क्योंकि असली लड़ाई तो वही है। दिमाग के स्तर पर संकेत बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं, जैसे बेकाबू होकर रोना या फिर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आना। और एक बहुत ही अजीब एहसास जिसे पैरानोया कहते हैं, यानी ऐसा लगना कि सब आपके खिलाफ है या आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनाव में दिमाग खतरों को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखने लगता है। हर चीज खतरा लगने लगती है। जानकारी में ब्रेन फॉग का भी जिक्र है। ये सुनने में तो बहुत आम शब्द लगता है, पर असल में इसका अनुभव कैसा होता है? इसे ऐसे सोचिए कि आप किसी जरूरी मीटिंग में हैं और आपके दिमाग में बस एक स्टैटिक नॉइज चल रहा है। आप शब्द सुन रहे हैं पर उनका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। फोकस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें याद रखना, जैसे कि आप कमरे में क्या लेने आए थे, पहाड़ जैसा काम लगने लगता है। ये दिमाग के ओवरलोड होने का साफ संकेत है। और इसी से जुड़ा है एनहेडोनिया। हाँ, एनहेडोनिया, यानी जिन चीजों से कभी खुशी मिलती थी, चाहे वो संगीत हो, दोस्त हो या कोई पसंदीदा खाना, अब उनमें कोई रस नहीं आता। दुनिया बेरंग लगने लगती है। और जब शरीर और दिमाग दोनों इस हाल में हो, तो जाहिर है कि बिल्कुल, तो व्यक्ति के व्यवहार में भी बदलाव आएगा। हाँ, जैसे दोस्तों और परिवार से कट जाना। हाँ, क्योंकि सामाजिक होना भी एक ऊर्जा का काम है और उस वक्त व्यक्ति के पास कोई ऊर्जा बची ही नहीं होती। खुद को कमरे में बंद कर लेना, अपनी साफ सफाई का ध्यान न रखना, बार बार काम से छुट्टी लेना, ये सब इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की दुनिया बहुत छोटी और अंधेरी होती जा रही है। ये कोई कमजोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये वो पल है जब इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया है। ये समझना बहुत जरूरी है।
अच्छा, तो सवाल यह है कि कोई इस स्थिति तक पहुंचता कैसे है? जानकारी में कहा गया है कि ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि ऊंट की पीठ पर रखे आखिरी तिनके जैसा है। हाँ, बिल्कुल, कई चीजें जुड़ती जाती हैं। बिल्कुल, कोई भी जानबूझकर अपने इंजन को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ खास तरह के तनाव हैं जो इंजन पर सबसे ज्यादा बोझ डालते हैं। सबसे आम है क्रॉनिक स्ट्रेस। यानी लंबे समय तक चलने वाला तनाव। हाँ, जैसे महीनों या सालों तक काम का भारी दबाव, पैसों की तंगी या घर में किसी बीमार की देखभाल करना। ये एक धीमे जहर की तरह है। और फिर है जीवन में आने वाले बड़े अचानक बदलाव, जैसे तलाक, नौकरी छूटना या किसी अपने की मौत। ये तो एक झटके में पैरों के नीचे से जमीन खींच लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, और इन सब के अलावा नींद की कमी, जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं। बहुत ज्यादा। रिसर्च साफ कहती है कि जब आप लगातार जरूरत से कम सोते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। तो आप एक ऐसी गाड़ी की तरह हो जाते हैं जिसके ब्रेक कमजोर हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक कि थायराइड या विटामिन की कमी जैसी मेडिकल समस्याएं भी आपको इस कगार पर ला सकती हैं। तो अगर कोई ये महसूस कर रहा है कि उसकी गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो रहा है और वो किनारे पर पहुंच रहा है, तो ब्रेकडाउन से बचने के लिए क्या कर सकता है? रोकथाम के बारे में जानकारी में जो रणनीतियां दी गई हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। और रोकथाम ही सबसे कारगर उपाय है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम जाने जैसा है। आप संकट आने का इंतजार नहीं करते, आप पहले से ही खुद को मजबूत बनाते हैं। हाँ। इसमें सबसे पहली रणनीति है ना कहने की कला। स्रोत कहता है कि उन सभी कामों और जिम्मेदारियों को बेरहमी से हटा दें जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सुनने में तो आसान है, पर असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। हाँ, खासकर जब आप अपने बॉस या परिवार को ना कह रहे हो। देखिए, इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। ना कहने का मतलब असभ्य होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सीमाओं का सम्मान करना। आप कह सकते हैं, मैं ये करना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, या क्या हम इसे अगले हफ्ते कर सकते हैं? ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। या आपके इंजन पर पड़ने वाले गैर जरूरी बोझ को कम करता है। बिल्कुल। दूसरी रणनीति भी बहुत दिलचस्प है, सेंसरी रीसेट। यानी जब बहुत ज्यादा शोर, रोशनी या उत्तेजना महसूस हो तो 15 मिनट के लिए एक शांत अंधेरे कमरे में बिना फोन के बैठें। ये आपके नर्वस सिस्टम को उस हमेशा ऑन मोड से बाहर निकालने जैसा है। आज की दुनिया हमें उसी मोड में रखती है। हमारा दिमाग लगातार सूचनाओं की बमबारी झेल रहा है। तो ये 15 मिनट का ब्रेक सिर्फ आराम नहीं है। नहीं, ये दिमाग के लिए एक हार्ड रीसेट बटन है जो उसे शोर से सिग्नल को अलग करना सिखाता है। और फिर आती हैं बुनियादी चीजें जिन्हें हम सबसे पहले भूलते हैं, हमारी जैविक जरूरतें। बिल्कुल। दिन में 3 बार भोजन करना और 7 घंटे से ज्यादा सोना। आप खाली टैंक पर गाड़ी नहीं चला सकते। आपका दिमाग भी नहीं चल सकता। हाँ, पौष्टिक भोजन और पूरी नींद तनाव से लड़ने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए सबसे बुनियादी और जरूरी हथियार हैं। एक और रणनीति है माइक्रो ब्रेक्स की। हर घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने तनाव के स्रोत से दूर जाना। हाँ, अगर आपका काम तनावपूर्ण है तो अपनी मेज से उठें, खिड़की से बाहर देखें या बस 2 मिनट के लिए गहरी सांसें लें। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपके नर्वस सिस्टम को लगातार लड़ो या भागो मोड में रहने से रोकते हैं। बिल्कुल, और उसे रीसेट होने का मौका देते हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत मानसिक कवच बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई ये सब नहीं कर पाया और इंजन सीज हो ही गया, कोई ब्रेकडाउन का अनुभव कर रहा है, तो रिकवरी का रास्ता क्या है? और ये समझना जरूरी है कि रिकवरी एक सीधी सड़क नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। पहला कदम है स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन। इसका सीधा मतलब है कि पहले तूफान को शांत करना। बिल्कुल, और स्रोत कहता है कि सबसे पहले तनाव के स्रोत से तुरंत हटें। जैसे आग लगने पर आप सबसे पहले इमारत से बाहर भागते हैं। हाँ, आप वहीं खड़े रहकर आग बुझाने की कोशिश नहीं करती। अगर काम की वजह से ऐसा हुआ है तो तुरंत छुट्टी लें। अगर किसी रिश्ते की वजह से है तो कुछ समय के लिए दूरी बनाएं। पहला काम है खुद को सुरक्षित करना। और इसके बाद नींद को प्राथमिकता देना। बहुत ज्यादा। नींद दिमाग को डिटॉक्स करने का काम करती है और इसी चरण में किसी प्रोफेशनल से मिलना सबसे जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक ही ये तय कर सकता है कि इस तूफान को शांत करने के लिए दवा की जरूरत है या नहीं और कौन सी थेरेपी काम आएगी। ये अकेले करने वाली लड़ाई नहीं है। अच्छा, स्थिति संभलने के बाद आता है दूसरा चरण, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट।
यहाँ असली मरम्मत का काम शुरू होता है। हाँ, और यहाँ सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का जिक्र है। ये क्या है? सीबीटी एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। यूं समझिए कि यह थेरेपी आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे उन वायरस प्रोग्राम्स को ढूंढने और डिलीट करने जैसी है जो बार बार सिस्टम को क्रैश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये वायरस है हमारी नकारात्मक सोच के पैटर्न्स, जैसे मैं किसी काम की नहीं या सब कुछ हमेशा गलत ही होगा। सीबीटी हमें इन विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सिखाती है। स्रोत में माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग तकनीकों का भी जिक्र है, जैसे 5-4-3-2-1 मेथड। ये क्या है? ये पैनिक अटैक या बहुत ज्यादा एंजाइटी के क्षणों में बहुत कारगर है। जब आपको लगे कि आप अपने विचारों के बवंडर में खो रहे हैं, तो रुकें और अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करें। 5 चीजें जो आप देख सकते हैं। हाँ, 4 चीजें जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकती हैं, 3 आवाजें जो आप सुन सकती हैं, 2 गंध जो आप सूंघ सकती हैं और 1 चीज जिसका आप स्वाद ले सकती हैं। ये आपके दिमाग को विचारों के तूफान से बाहर निकालकर वास्तविकता में लंगर डालने में मदद करती है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण, पुनः एकीकरण, यानी धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या में लौटना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। हाँ, और वो चेतावनी ये है कि आप 100% उसी पुरानी जीवन शैली में वापस नहीं जा सकते जिसने आपको बीमार किया था। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। तो रिकवरी का मतलब है एक नई, ज्यादा स्वस्थ जीवन शैली का डिजाइन तैयार करना। बिल्कुल। आपको स्थायी सीमाएं, परमानेंट बाउंड्रीज बनानी होंगी। इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? कोई ठोस उदाहरण? उदाहरण के लिए यह नियम बनाना कि आप शाम 7 बजे के बाद काम के ईमेल नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। या हफ्ते में 1 दिन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे। ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय नहीं है। यह आपकी ड्राइविंग की आदतों को स्थायी रूप से बदलना है, ताकि इंजन दोबारा कभी इतना गर्म ना हो। बिल्कुल। जानकारी में एक बहुत ही साफ टेबल है जो बताती है कि इस स्थिति में क्या करें और क्या ना करें। एक तरह की फर्स्ट एड गाइड है। हाँ, और ये बहुत काम की है। सबसे जरूरी बात जो करने के लिए कही गई है वो है तुरंत मदद मांगना। इसे बस सहने की कोशिश ना करें। बिल्कुल नहीं। और किसी भरोसेमंद इंसान को जरूर बताएं कि मैं ठीक नहीं हूं। अकेलापन इस आग में घी का काम करता है। और क्या नहीं करना चाहिए? स्रोत साफ कहता है कि सामना करने के लिए शराब या ड्रग्स का सहारा बिल्कुल ना लें। ये एक गड्ढे से निकलकर दूसरे ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरने जैसा है। हाँ। और सबसे जरूरी मानसिकता की बात, इस बात को स्वीकार करें कि आप अभी अस्वस्थ हैं। इसके लिए खुद को कमजोर होने का दोष न दें। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हम मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग क्यों देखते हैं? बिल्कुल। अगर किसी का पैर टूट जाता है तो कोई उसे कमजोर नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता कि बस हिम्मत रखो और चलो। उसे प्लास्टर और आराम की जरूरत होती है। यही मानसिकता यहां भी अपनाने की जरूरत है। ये स्वीकार करना कि आप अस्वस्थ हैं, रिकवरी की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम है। और ये कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और साहस की निशानी है। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमने समझा कि नर्वस ब्रेकडाउन कोई असफलता नहीं है। नहीं। ये हमारे शरीर और दिमाग का एक बहुत ही गंभीर चेतावनी संकेत है कि हमारे संसाधन खत्म हो चुके हैं। ये गाड़ी के डैशबोर्ड की वो लाल बत्ती है जो चीख चीख कर कह रही है, रुको और ध्यान दो। आज की चर्चा का सार यही है कि इन चेतावनी संकेतों को पहचानना, रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाना और ये समझना कि मदद मांगना और अपनी सीमाएं तय करना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। बिल्कुल। मानसिक मजबूती का मतलब कभी न टूटना नहीं है। इसका मतलब है यह जानना कि कब मदद की जरूरत है और उसे कैसे हासिल करना है। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। जानकारी ने रिकवरी के लिए जीवन शैली में स्थायी बदलाव यानी स्थायी सीमाएं बनाने की बात की। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, हमारी मौजूदा जीवन शैली में ऐसी कौन सी एक छोटी सी स्थायी सीमा है जिसे हम आज से ही लागू कर सकते हैं, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो, इससे पहले कि कोई संकट आए। शायद ये रात 10 बजे के बाद फोन को दूसरे कमरे में रखना हो, या दोपहर के भोजन के लिए अपनी मेज से उठकर 20 मिनट का ब्रेक लेना हो। कोई भी एक छोटा लेकिन स्थायी बदलाव जो हमारे मानसिक इंजन को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके।